हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं और कल क्विज का यानी पिछले डे का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए कि गिब्सन मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए दोस्त, आज भी एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि क्विज के लास्ट में पूछेंगे। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आज हम जो पूछने जा रहे हैं, आज जो मेरे पास चलेगा वह प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान चलेगा। ठीक है, बताइए नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से। स्टार्ट में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। स्टार्ट में शुरू में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन क्षेत्र है? तो रसायन का, चिकित्सा का, भौतिकी का, शांति का और साहित्य का। 5 क्षेत्रों में शुरू में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। ठीक, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर क्या किया जाता है कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। देखिए, शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि सर शांति के अलावा बात करें कि जितना भी नोबेल प्राइज है ना, जितना भी नोबेल प्राइज है शांति के अलावा, अभी दोस्त 4 बचा ना, पहले की बात कर रहा हूँ। 4 तो वो सब कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में। अब सर मामला सुनिएगा, वर्तमान में अगर कहे कि अभी या 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देना स्टार्ट हो गया। 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गया। और सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन से भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो वह 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। यानी अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय हैं जिनको 1998 में नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब पूछेगा कि वर्तमान में नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। कौन कौन? तो अर्थशास्त्र हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, साहित्य हो गया और कौन सा? शांति हो गया। ठीक है, 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगर बात करें कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? कहाँ पर है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। कब इनका जन्म हुआ था? बताओ। स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म 1833 में हुआ था। कब है? 1833 में। कोई दिक्कत? अब देखिए, इन्होंने 1867 में किस चीज का खोज किया था? तो डायनामाइट के। किसका खोज किया था? डायनामाइट का। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। तो सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था? तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य किसे कहते हैं बाबू? ध्यान से सुनना, अगर कोई पुस्तक पत्रिका आप लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साहित्य, लिटरेचर उसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटरेचर। कोई दिक्कत है? अच्छा, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? W.B. ईट्स ने। W.B. ईट्स ने। देखिए, सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में किस क्षेत्र में बाबू? भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। किनको? सीवी रमन को। और जो रमन प्रभाव है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। रमन प्रभाव किस पर आधारित है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। अगर बात करें कि सर हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज 1967 ईस्वी में मिला था। 1968 ईस्वी में मिला था। मदर टेरेसा को समाज सेवा में कार्यों के लिए 1979
1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरी मैसेडोनिया में, उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक है, 1929 में भारत आई थी, भारत आए थे, यानी यह दोस्त पुरुष थे। पहला तो लफड़ा है कि पुरुष थे कि महिला, तो मदर टेरेसा बता रहे हैं कि पुरुष थे, मामला साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, 1929 में कलकत्ता आए थे, कलकत्ता 1929 में आए थे। उत्तरी स्कोपजे में जन्म हुआ था। आधा कंफ्यूजन में कि मदर टेरेसा थी कि था, तो था, नॉट थी। ठीक है, आइए, मदर टेरेसा 1979 में समाज सेवा के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। हैदर सीमा के खोज के लिए नहीं, चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए किनको मिला था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो आप लोग हैं दोस्त के मोबाइल पर बस हैदर सीमा कहाँ गई, सचिन कहाँ गया, ये सब के फेरा में ना समझ में रहे ना, आ रहा है ना। यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबेल प्राइज उनको मिला चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए। आप उल्टा खोज रहे हैं। ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ खोजिए, आपको भी जरूर नोबेल प्राइज मिलेगा, नहीं तो भारत रत्न तो कहीं छटक के नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर खंडारिएगा तो नहीं ना उसमें होगा। ठीक है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला था? 1983 में। किस प्रभाव के लिए? तो चंद्रशेखर सीमा के लिए, चंद्रशेखर न की। ठीक है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। किसको? अमर्त्य सेन को। किसको? समझ में आ रहा है? खुद ही कहो, सोच में कहाँ डूबे हुए हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना बाबू। कैलाश सत्यार्थी और किसको? मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की, और कैलाश सत्यार्थी भारत के थे। इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। कब? 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इस प्रकार मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष के 17 वर्ष की लड़की, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला, यह सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाला मलाला यूसुफजई। कहाँ की थी? तो पाकिस्तान के। इनको क्यों नोबेल प्राइज मिला था? क्योंकि ये जानते हैं स्कूल के जो बच्चियां है ना, जिसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी के बच्चियां है, जो लड़की है, उसको स्कूल जाने से रोका जाता था। तो उसी सबको स्कूल ले जा रही थी, उसी दौरान इन पर क्या हुआ? फायरिंग हुआ, जिसमें इनके चोट लगे थे, गोली वगैरह लगा था। ठीक, फिर भी यह बच गई। ठीक, तब इसको नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। बात समझ में आ गया क्या? तो आप भी कृपया करके पढ़ाइए टाइम से, आपको भी नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा बाल दिवस को। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। आइए, चलिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में बाबू? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 1901 में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। 1901 से ही क्या हुआ? 1901 में ही नोबेल प्राइज के स्थापना हुआ। पुलित्जर पुरस्कार के बात करें दोस्त, कि पुलित्जर पुरस्कार कब से? तो 1917 ईस्वी से देना स्टार्ट हुआ। इससे कितना राशि प्राप्त होता है? तो $10,000 राशि प्राप्त होता है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? कब से? 1917 से। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। कब से? 1929 ईस्वी से। बहुत सुंदर, फिल्म के क्षेत्र में 1929 से। कलिंग पुरस्कार कब से? विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से। 1952 से। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1969 से। यानी मान बुकर पुरस्कार की बात करें दोस्त, तो 1969 से किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 ईस्वी से। कब से? 1958 ईस्वी से देना ग्रैमी पुरस्कार शुरू हुआ। भारत रत्न कब से? 1954 ईस्वी से। यानी भारत रत्न 1954 में स्थापना हुआ था, भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
भारत रत्न जो दिया जाता है ना, उसके गोल्ड जैसे जो मेडल दिया जाता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो पीपल के पत्ता के आकार के, पीपल के पत्ता के आकार के। ठीक है, तो भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए यानी समाज सेवा के लिए भी आपको दिया जाता है भारत रत्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में 1969 से, फिल्म के क्षेत्र में 1969 से। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं पुरस्कार। ठीक है, आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है बाबू? 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार, रहमान जो मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। नहीं, यानी रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्त एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसको देना स्टार्ट हुआ 1958 से। कब से? 1958 से। कलिंग पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार भी कब से? 1958 से ही। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कार देना स्टार्ट हुए, यानी रहमान मैग्सेसे जो पुरस्कार है 1958 से देना स्टार्ट हुआ। किस क्षेत्र में? तो सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। किसको? तो रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को। बताइए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 1991 से। साहित्य के क्षेत्र में 1991 से। बहुत बढ़िया। वाचस्पति, वाचस्पति किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब से बाबू? तो 1992 से। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार किस में? भारतीय दर्शन, संस्कृत तथा कला के क्षेत्र में। सरस्वती पुरस्कार 91 में और तो वाचस्पति 1992 में। सरस्वती सम्मान साहित्य में, वाचस्पति संस्कृत में। अच्छा जी, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ठीक है, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1985 से। कब से? 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण माने जो खेल सिखाने वाला होता है ना, ट्रेनिंग देता है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1985 से। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में बाबू? तो खेल के क्षेत्र में 1961 से। ये इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ? 1961 से। द्रोणाचार्य 1985 से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से देना स्टार्ट हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे कितना बाबू? तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं अब बढ़कर। पहले 7.5 लाख था, अब 10 लाख रुपए हो गए हैं। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार कब से बाबू? 1957 से। 1957 से भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। 1971 से। ठीक। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में बाबू? चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब देखिए, आइए मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है, तो नीचे पर द्वारा। ये तो लगता है कि हो गया है विद्यार्थी। ठीक है, आइए सुनिएगा। लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए। रॉट आयरन। लोहे का शुद्धतम आयरन रॉट आयरन। रॉट आयरन को हिंदी में क्या कहते हैं? रॉट आयरन को पिटवा लोहा रॉट आयरन को कहते हैं। ढलवा लोहा रॉट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, रॉट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जिंक अयस्क से। जिंक अयस्क से। ठीक है, यानी जावर खाने किससे संबंधित है बाबू? तो जिंक अयस्क से संबंधित है। भारत में बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल अनुसंधान के लिए। भारत में बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल अनुसंधान के लिए। भारत में सबसे अधिक किसका आयात किया जाता है? तो सल्फर का। यानी भारत जो है ना, सबसे अधिक आयात
तो आयात माने जानती हो क्या होता है? खरीदना। आयात माने निर्यात माने बेचना। यानी सबसे ज्यादा आयात किस चीज का किया जाता है बाबू? तो सल्फर का। किसका? सल्फर का। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग है? फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है। हरी हरी चूड़िया कहाँ पर मिलेगा? फिरोजाबाद में, याद रखेगा। यानी कहने का मतलब है वहाँ वो भी मिलता है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित हुआ है बाबू? फिरोजाबाद। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कई बार बताए हैं मुरादाबाद। हाँ, तांबे और पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को। मुराबा खाती है ना, उसको पेठा कहते हैं। भतुआ पाक जमुना के भोजपुरी में कहते हैं, ठीक ना। मुरब्बा उसको हिंदी में कहते हैं, और उसको आगरा में पेठा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेठा। कोई दिक्कत? देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है बाबू? झारखंड में। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। मुदुमलाई क्या चीज है? पहाड़ी। मुदुमलाई, अनामलाई, मुदुमलाई, अनामलाई कहाँ है? पहाड़िया तमिलनाडु में। ये एन्नौर चेन्नई पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। ओरेविले कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तुतिकोरिन तमिलनाडु में है। बहुत सुंदर। पाल घाट जो है ना केरल में है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है बाबू? तमिलनाडु। कौन राज्य? तमिलनाडु। नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू वही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मतलब मुंबई में ही, मुंबई के आसपास ही स्थित है। मुंबई में, ठीक है। तो पूछेगा कि कहाँ पर बाबू? तो मुंबई में। कहाँ पर है? नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ? इसको किस, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन बंदरगाह? बताए थे। क्लास दोस्त वीडियो के खत्म होने के बाद क्यूज क्लास मेरा देखते रहिए, ठीक है। उसमें हम सारा चीज ये सब कराया हूँ। तुतिकोरिन ये सब जितना पोर्ट वगैरह है सारा का वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल पोर्ट, भटकल बंदरगाह कर्नाटक में। कहाँ है? कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक। उडुपी उडुपी कर्नाटक। कौन नाटक? कर्नाटक। तो भटकल बंदरगाह कहाँ है बाबू? हाँ, भटक के चल गया कर्नाटक, वहां पर करने लगा नाटक। भटक के चल गया तो भटकल बंदरगाह कहाँ? बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? बताए थे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। कौन सा? ना बोले थे कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन, कृत्रिम ये बंदरगाह कौन है बाबू? तो चेन्नई पूर्वी घाट पर स्थित है। अब ध्यान से देखना, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, या वही प्रवेश करता है जून माह में। जून है। और भारत के 80% जो बारिश होता है ना बाबू, वह किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम भारत में 80% वर्षा किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब 20% जो होता है ना उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, यानी लौटती हुई मानसून जिसको कहते हैं। इसी मानसून के चलते, यानी लौटती हुई मानसून, या कहिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून के चलते ही तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। कोई दिक्कत है? तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के, यानी लौटती हुई मानसून के कारण होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए वीडियो में, जबरदस्त सेशन है। सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? मासिनराम में। अब मासिनराम कहाँ है बाबू? मेघालय में। मासिनराम चेरापूंजी मेघालय में ही है। मासिनराम से पहले चेरापूंजी ही था, अब मासिनराम हो गया है, ठीक। आइसो हाइट रेखा
नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा को। आइसोहाइट, आइसोहाइट समान ऊंचाई ना, ठीक है, ठीक है। आइसोहाइट किसका है दोस्त? तो समान ऊंचाई का, यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट रेखा कहते हैं, ठीक है। लेप्चा किस राज्य के निवासी हैं बाबू? तो सिक्किम के। लेप्चा जनजाति किस कहाँ के है? सिक्किम के, ठीक है। अच्छा जी, भूटिया भी। टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करती है, तमिलनाडु, तमिल, ठीक है। आइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। कौन है? इससे पहले गोंड था, इससे पहले, अब कौन हो गया है? भील जनजाति। दूसरा स्थान पर पूछेगा तो गोंड। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर यानी सूर्य के बाहरी सतह पर कितना तापमान होता है बाबू? 6000 डिग्री सेल्सियस। खासी गारो जयंतिया पहाड़िया कहाँ है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया कहाँ है? मेघालय में। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस ना, खुद ही कहते। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस। अल्पसंख्यक हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 कोई दिक्कत। आइए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है बाबू? तो 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 डिग्री। 4 डिग्री की 4 मिनट, ठीक है। तो आप बोलो कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, ठीक है। पवनों की गति का निर्धारण किस कारण से होता है? तो वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता के कारण पवनों की गति का दिशा का निर्धारण होता है। अच्छा, 1 देशांतर बराबर कहेगा तो 4 मिनट होता है। कोहरा क्या है बाबू? तो एक नीचा स्तरीय बादल है। कोहरा जो कहेगा ना कि क्या है, तो नीचा स्तरीय बादल है। नहीं देखती हैं बादल के जैसा फॉग छाया रहता है, तो उसको क्या कहते हैं भोजपुरिया में? बड़ी धुंध गिरल बा, बड़ी कुहासा। ओस ई हो गया का चीज? हिंदी का हो गया। इंग्लिश में स्मॉग कहते हैं, फॉग कहते हैं। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है आजकल, ठीक है। आपके घर में क्या चल रहा है? चाय नहीं, फॉग, ठीक है। अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है बाबू? तो भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? भूकंप से, ठीक है। अधिकेंद्र किसको कहते हैं? देखो दोस्त, पृथ्वी के जिस सतह पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो उसके जो केंद्र होता है ना, उसको कहते हैं, एकदम जो निचला केंद्र होता है उसको कहते हैं केंद्र, भूकंप का। लेकिन जस्ट वहां से ऊपर आएगा जो धरती के सतह से, जहां से छिद्र होकर तरंगे निकलती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे ना, तो उसको जहां से निकलती है उसको ऊपर वाले बिंदु को, यानी धरातलीय सतह पर जो स्थित बिंदु होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? खुद ही कहते हैं। कितने प्रकार के तरंगे निकलती हैं? तो एस तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है बाबू? स्पेन। पारा सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? स्पेन। पारा के सूत्र क्या होता है? एच जी। इसका परमाणु संख्या 80। बहुत सुंदर। अब 82 किसका होता है? लेड का। ये लड़की तेज है। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? रेल इंजन निर्माण के लिए। फिलाडेल्फिया किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? रेल इंजन निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? तो अरावली में। अरावली भारत के सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। कैसी पर्वत है? वलित पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। पता है ना? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के क्या है? अनाई मोदी। कौन है? अनाई मोदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसका ऊंचाई कितना है? हाँ, उतना नहीं है, 2695। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637, ठीक है।
यानी 2637। समझ में आ गया ना? जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिए। तो भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? तो पर्वतकृत वर्षण है। ठीक, यानी भारत में अधिकांश जो वर्षण होता है ना वह पर्वतकृत होता है। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट का रेशा तो तना से। किससे? तना से। जूट का रेशा किससे प्राप्त होता है? तना से। ठीक, कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान। राजस्थान बाबू जो है वह सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी है। और ये थी सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम। क्या चीज? जिप्सम। अगर उसका मात्रा बहुत ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा? वह बहुत जल्दी जम जाएगा। यानी जमने का काम कौन करता है सीमेंट में? जिप्सम। ठीक है, अगर जिप्सम की मात्रा उसमें बढ़ा देंगे ना तो बहुत जल्दी पकड़ लेगा सीमेंट। समझ में आ रहा है? इसीलिए याद रखना, जब भी सीमेंट देखना तो जिप्सम याद रखना कि इसमें क्या मिला गया है। तो जिप्सम का सूत्र इसी बात पर बता दीजिए, CuSO4 × 2H2O। बहुत सुंदर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछेगा उजला थोथा के सूत्र क्या होता है? ZnSO4 × 5H2O। नीला थोथा के CuSO4 × 5H2O। लेकिन अगर कह दे कि हरा थोथा के FeSO4 × 7H2O। कितना होता है? 7H2O। ठीक, बुझा हुआ। चूना का सूत्र क्या होता है? CaSO4 CaOH के होल्टोएस। CaOH के होल्टोएस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। बालू का सूत्र क्या होता है? SiO2। SiCO2 होता है कि SiO2 होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड यानी SiCO2 होता है, सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसे CO3 होता है, SiCO2 की SiCO3 होता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा राज्य सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, यानी इनका कोई अपना उपग्रह नहीं। देखिए और ध्यान से, फोबोस और डिमोस किसका है? मंगल का। मंगल का मुख्य 2 ग्रह कौन कौन है बाबू? फोबोस और डिमोस। अगर पूछे कि गयानीमेड किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बृहस्पति का। किसका? गयानीमेड का कलर कैसा होता है? तो पीला रंग। कैसा होता है? पीला रंग। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। इसी को क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा के अपोलो 11 जिस स्थान पर उतरा था ना, उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। शांति का सागर कहाँ स्थित है? पिछले भाग, यानी चंद्रमा के पिछले भाग पर जो अंधकारमय हमेशा रहता है, जिसमें धूल कण हमेशा भरा रहता है, उसी को शांति का सागर कहते हैं। शांति का सागर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, चंद्रमा के सबसे ओस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओस्मिनोलॉजी में चंद्रमा के हाँ सेलेनोलॉजी में चंद्रमा के अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो कौन है? लिबनीटज पर्वत। कौन है? लिबनीटज पर्वत। चंद्रमा पर कौन से तत्व की अधिकता है? तो टाइटन। किसका है? टाइटन। ठीक है, यानी टाइटन युक्त वहां पर है मिट्टी में ज्यादा। बताइए, सौर मंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है बाबू? तो बुध। सौर मंडल का सबसे तीव्र ग्रह बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में परिक्रमा पूरा करता है? 88 दिन में। कितने दिन में? यानी बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कंप्लीट करता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। कौन सा? वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। ठीक, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? चंद्रमा। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। गलती है कि सही? गलती है। यानी देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम कह देगा तो बुध है,
अगर पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। तो लड़का इसी में कंफ्यूजन होता है। तो पृथ्वी के अगर नजदीक कहेगा तो शुक्र है। पृथ्वी पर क्या होता है? सुख मिलता है। पृथ्वी पर सुख मिलता है। नहीं सुख मिलता है, तो शुक्र ग्रह, यानी पृथ्वी के नजदीक कौन हो गया? शुक्र ग्रह। ठीक है। और सूर्य से सबसे नजदीक बुध। कौन है? सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह पर? बुध पर। सबसे अधिक तापांतर, दिन के समय उसका ताप बहुत ज्यादा हो जाएगा, रात्रि में एकदम ठंडा माइनस में चला जाता है। समझ में आ गया क्या? आइए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है बाबू? तो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का भगनी कहते हैं और पृथ्वी का बहन कहते हैं। सांझ या भोर के तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे चमकीला तारा किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को। सबसे अधिक तापमान किस ग्रह के होता है? सबसे अधिक अगर बात करें कि लाल ग्रह, तो ये हो गया ना, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र। लाल ग्रह कौन है? मंगल। ये मत समझना कि मंगल है तो उसका तापमान अधिक होगा, जी नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री में जब बैठेगा ना अंतरिक्ष यान में, तब आपको लगेगा कि आकाश काला है। आकाश अब प्रकीर्णन के कारण इसका कलर कैसा फील होता है? नीला ना, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इसका कलर कैसा दिखाई देता है? अब प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं? हाँ ठीक है। जब प्रकाश की किरणें धूल कण, जो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकरा कर और वो वायुमंडल में छितरा जाती है, यानी क्या हो जाती है? पूरा विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है, इसी को कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी की प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तारा टिमटिमाता है। किस कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन। ठीक है। बताइए, इंद्रधनुष किधर बनता है? सूर्य के हमेशा अपोजिट, यानी सूर्य के हमेशा विपरीत। अपोजिट को ही हिंदी में विपरीत कहते हैं। ठीक है, सूर्य के विपरीत बनता है। ठीक ना, उल्टा। अच्छा, इंद्रधनुष के लिए परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तीनों जरूरी होता है। कोई दिक्कत है? इंद्रधनुष में कितने रंग है? बैजानी, हपी नाला, पी नाला ना, हैप्पी नाला। ठीक है, बैजानी, हैप्पी नाला। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक चमकीला तारा है तो सीरियस तारा। कौन सा? सीरियस तारा। सीरियस तारा कौन सा? सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? सीरियस तारा। कोई दिक्कत है? चंद्र किस ग्रह के चारों ओर? हाँ ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देते हैं? तो बृहस्पति के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई